एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे रेंजर्स का मामला और सिविल मिलिट्री टेंशन। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात पर वजाहतें, मगर मामलात उलझ रहे हैं। हुकूमत रेंजर्स के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। क्या मामलात में खराबी का ताल्लुक पैनामा केस और नैब मुकदमात से है? सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरार का जिम्मेदार कौन है, फौज या सिविल हुकूमत? पूछेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल नईम खालिद लोधी से। सीनियर तज्ज़ियाकार एंड एंकर अवैस तौहीद से। एंकर वक्त न्यूज़ मतिउल्लाह जान से। और रहनुमा मुस्लिम लीग काफ अजमल वजीर से। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से एक पेचीदा मामला रहे हैं। इस गुत्थी को सुलझाने की बड़ी कोशिशें की जाती रही हैं, मगर उलझने जो हैं वो ख़त्म होने के बजाय मज़ीद उलझती हुई नजर आती हैं। एक बार फिर इस ताल्लुक में तलखियाँ और दूरियाँ बढ़ रही हैं। सिविल हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तिलाफात वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर एक ऐसा सिनारियो हमें नजर आ रहा है जहाँ पर पाकिस्तान को खतरात लाहिक हैं। इंटीरियर मिनिस्टर इस हवाले से फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर आगाह कर चुके हैं और बहुत सारे इंडिया हैं। हमने ये भी देखा कि अमेरिका की जो नई पॉलिसी है वो पाकिस्तान के किसी भी तरीके से फेवर में नहीं है। नेबरिंग कंट्री से भी पाकिस्तान को थ्रेट है। तो जितना ज़रूरी है इस वक्त सिविल मिलिट्री का एक पेज पर होना, हमें उसमें उतनी ही दूरी नज़र आ रही है। कल DGI-SPI की जानिब से सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग के दौरान मुख्तलिफ मामलात पर हमने बाज़कश देखी। इसी हवाले से ये ब्रीफिंग इस लिहाज से बहुत अहम थी कि पैनामा केस, नैब मुकदमात, सियासी अदम इस्तेहकाम, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से सकूत ढाका का जिक्र और कल अदम तंजीमों के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम ही मामलात पर तकरीबन सवालात किए गए और फौज का नुक्ता नज़र हमारे सामने आ गया। एहतसाब अदालत के बाहर होने वाले वाक़यात और उस पर वज़ीर दाखिला के रद्द-ए-अमल से फौज का मौक़िफ़ क्या है, इस पर भी बात हुई। रेंजर्स को सिक्योरिटी खदशात की वजह से तैनात किया गया था या कोई और मामला था, ये भी बात हुई। लेट्स वॉच दैट। जिस दिन नैब में फर्स्ट हियरिंग हुई तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का या सिक्योरिटी का मसला हुआ, थ्रेट्स भी थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पेश होना था, तो उसी के पेश नज़र रेंजर्स को वहाँ जो है वो लगाया भी गया, सेकंड ईयर में लगता है। और वहाँ पे उस दिन काफ़ी बदनज़मी भी हुई, जिसपे ये कहा भी गया जी कि बहुत थोड़ी देर के लिए वो एक्स प्राइम मिनिस्टर वहाँ ठहरे भी। उसके बाद जब सेकंड हियरिंग होनी थी, इन तीनों जो स्टेक होल्डर्स थे इनकी कोऑर्डिनेशन हुई। उसमें से एक लेटर भी आपने देखा कि पुलिस ने कमिश्नर को लिखा और उसकी एक कॉपी जो है रेंजर्स को भी आई। रात को इनकी कोऑर्डिनेशन भी हुई। सुबह 7 बजे जो तीनों ये इदारे हैं इनके नुमाइंदों ने वहाँ दौरा भी किया और 7 बजे रेंजर्स वहाँ खड़ी थी जब सुबह ये इन्होंने वहाँ विजिट किया। मगर हुकूमत इस मौक़िफ़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और मामले की तहकीकात के जिम्मेदार को सज़ा देना चाहती है। पहले हमने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने इस हवाले से बड़ा कड़ा स्टांस लिया, रेजिग्नेशन देने तक का कहा। आज हमने तलाल चौधरी साहब को भी देख लिया, वज़ीर मुमलिकत दाखिला, उन्होंने क्या कहा। लेट्स वॉच हिम। हमें आज तक अभी तक यही मालूमात है कि वो रेंजर्स वहां पर ना बुलाए गए थे और ना उन्हें जाना चाहिए था, और अगर वो गए थे तो उनकी कमांड जो है वो कमिश्नर इस्लामाबाद के नीचे थी। कमिश्नर इस्लामाबाद जो कहे उन्होंने वो करना है, वो किसी और के मुतहद नहीं है। और ये वो अपने जहन से देखें, हम इस बात को क्लियर करेंगे। जो वजीर दाखिला उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और मैं भी इसको सपोर्ट करता हूं, पीछे खड़ा हूं। हम अपने दिन पूरे करने नहीं आए, हमें ये झंडे नहीं चाहिए, सिर्फ सलूट और प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। हम हलफ की जो अपना है उसको पूरा करना चाहते हैं और बिल्कुल आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर यह मुल्क आगे चल सकता है। अवैस तौहीद साहब, खास तौर पर हमने देखा मिलिट्री सोर्सेज बार बार ये कहते हैं ये सिविल मिलिट्री इशू नहीं है, मगर अब ये बन गया है सिविल मिलिट्री इशू रेंजर्स का मामला। देखिए, जो हमारी चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर ये तो बात तय है कि आमराना अदवार के दाग हैं, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की भी बात हुई है, अदम तवाज़ुन है। और 12 डॉलर्स का मसला हो, चाहे आप कोई भी मामला ले जाए, मेमो गेट का मसला हो,
और इसी वजह से आप देखिए कि सिर्फ 9 साल की ये तसलसल हुआ जमहूरी दौर का, उससे पहले तो कोई भी वज़ीर आज़म अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर सका, ये बात भी सही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इदारों के DNA में तब्दीली आई है और हमारे जहन के अंदर जो एक माइंडसेट है 80-90 की दिहाई का, उसमें तब्दीली आई है। मैं नहीं समझता कि आजकल के दौर के अंदर हमारी अस्करी क़यादत जो है वो फ़ौजी इंटरवेंशन करेगी, फ़ौजी इंटरफेरेंस करेगी। ये ज़रूर है कि हमारी अदलिया, हमारी फ़ौज, हमारी सियासी क़ुव्वत और बदकिस्मती से मीडिया सब रस्साकशी में हैं। एक तरह से एक जो टग ऑफ वॉर है वो है कि कौन ज़्यादा ताकत हासिल कर सकता है। मेरे ख्याल में नया गेम है, नए कवानीन हैं, उसमें जो आपको एक तेवर का मसला लगता है उसकी बुनियाद पर हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं माजी के तनाजुर में। मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई, आप देखें अभी जिसका जिक्र नहीं हो सका क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, हम खुद स्क्रीन पर चर्चा अपनी सियासत का करते हैं, जो हुई मगरबी सरहद के पार जो हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब ISI चीफ, और उनके साथ एक बहुत ही मजबूत पेशरफ्त के तहमीना जंजुआ साहिबा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो दोनों गए। 1.5-2 साल तक आप बताएं कि एक तनाज़ा था और मोदी सरकार और अशरफ गनी साहब एक पेज पे लग रहे थे, तरह तरह के बयान आ रहे थे। अब उनके खुद सफारतकार ये कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड एनवायरनमेंट के अंदर हुई। एक दूसरा ये ऐलान करना DGI SPR का, ये आर्मी की तरफ से कि अब आर्मी चीफ ईरान जा रहे हैं। हमें पता है कि जब हसन रूहानी साहब आए तो किस तरह उनको एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था। जब कुलभूषण यादव का मामला हुआ वो वापस चले गए, हालांकि उनका पहला दौरा था पाकिस्तान का इंटरनेशनल सैंक्शंस की लिफ्टिंग के बाद। हमें मेरे ख्याल में उनको और ज़्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए था। अब मैं समझता हूं कि अगर आपको अपने मगरबी सरहद और मशरक़ी सरहद पर एक तरह से जो थ्रेट्स हैं उनको कम करना है और मोदी और अशरफ गनी के गठजोड़ को, गठबंधन को कम करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। हम डिक्टेट तो नहीं कर सकते कि आप इंडिया से ताल्लुक़ ना रखें, हमारा क्या ताल्लुक़, वो इंडिपेंडेंट रियासत है, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसको न्यूट्रलाइज करें अपने, क्योंकि उस ट्रंप ने जो बयान दिया था उसके अंदर सबसे फ़िक्र आमेज एक जुमला था, वो ये था कि भारत को अफ़गान अमन अमल के अंदर उसको एक तरह से शिरकत की दावत दी थी। मेरे ख्याल में उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है और इसी वजह से ये पेशरत मैं समझाऊँ अहम है। लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त जो टेंशन है, जो बदकिस्मती मेरी नज़र में नवाज शरीफ साहब के जो बयानियाँ है वो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया, उनका खमीर जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट था। वो आमराना दौर के जन्म से, कोख से उन्होंने जन्म लिया उनकी सियासत ने। अभी आपने तलाल चौधरी साहब का बयान देखा, एहसन इकबाल साहब का एतराज़ बिल्कुल सही था, इंटीरियर मिनिस्टर को 10-15 मिनट क्यों खड़ा किया, उनको जाना देना चाहिए। लेकिन ये कहना कि बनाना रिपब्लिक है और स्टेट विद इन स्टेट, आप हर जगह पे होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो सिविल और मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बफर का किरदार अदा करता है, उसमें तीली नहीं लगा। इन हिज पोजीशन नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में, और खुद तालीम याफ्ता आदमी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह पहले ट्वीट आया SPR की तरफ से जो उन्हें विड्रॉ करना पड़ा डॉन लीक्स पे, आपने देखा होगा कि हम रिजेक्ट करते हैं। अभी ये करना कि खामोशी भी एक ज़बान है, अब ऐसे जुमले, तशबीहात, इस्तारात मेरे ख्याल में इस माहौल के अंदर नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उसमें हमने देख भी लिया कि किसी ने उस ज़बान को समझा या नहीं समझा। जनरल साहब, इस वक्त जो मामलात हैं उसमें एक पेज पे होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तो रेंजर्स की तैनाती के मामले पर ये एक पेज पे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कितनी टेंशन है इस वक्त सिविल मिलिट्री में? जी, मैं रेंजर्स के मामला पे अगर मुझे 1 मिनट दें, मेरा ख्याल हमारे नाजरीन और आप लोग तो जो बैठे हुए बहुत अच्छी तरह समझते हैं माशाल्लाह एजुकेटेड लोग, कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो देयर इज अ सुप्रीम थिंग नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, आजकल मीडिया का भी है, और हमारे ख़ास हालात में मेरा ख्याल है आर्म फोर्सेज को भी शामिल किया जा सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ये समझे कि मैं स्टेट हूँ तो ये उनकी गलत फहमी है। पहले तो ये बात है, वी ऑल हैव टू ऑपरेट विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली आर्म फोर्सेस, एवरीबॉडी। एक तो ये बात है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप किस किस की बेरुमती नहीं कर सकते, किसकी बेतौकीरी नहीं कर सकते, जुडिशरी को आप क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, तमाम बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो मामला है ये बहुत छोटा है मेरी बहन। ये तो मैं कल भी कहीं कह रहा था कि राई का पहाड़ बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही। अगर कि आपने एक्सप्लेनेशन मांगी थी तो कल DGI SPR ने, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी फ्रॉम द आर्म फोर्सेज साइड, क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं
हैं चीफ को, उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन दे दी। उन्होंने कहा ये गलत फहमी का नतीजा है। मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ। मैं मेजर कर्नल जब था और जब हमें कभी जाना पड़ता था इन एड ऑफ सिविल पावर, तो ऐसे नहीं होता था कि पहले हम दफ्तर में बैठ के चिट का इंतजार करते थे कि कोई लिख कर देगा कि आप आइए। हमें टेलीफोन आता था, हम चले जाते थे, बाद में हम ये सारे मामले तय कर लेते थे। लेकिन मसला ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं, इतराज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता इस तैनाती का। स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर का भी आपको भी बयान सुनाया, तो वो ये भी तो अहम है। DGISPR का बयान यकीनन अहम है, बट जो इंटीरियर मिनिस्टर की शिकायत है या स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर की शिकायत है, वो हम किधर रखें? वो इनडायरेक्ट कंट्रास्ट है इस एक्सप्लेनेशन। नहीं, वो देखें, एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी शिकायत नाजायज़ नहीं है। ये अलग बात है कि उनको पहले किसी को भेजना चाहिए था, कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। ये शिकायत नाजायज़ नहीं है, ये मैं बात मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल जो जवाब आया, 3 बातें उन्होंने कही हैं, 3-4 बातें कही हैं, बल्कि मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आप सबको मालूम है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद में रेंजर्स किसी आर्टिकल के तहत ऑलरेडी मौजूद हैं और वो हर महीने उनकी जो रिक्विजिशन है वो रिन्यू होती रहती है, जिसका मतलब ये कि वो यहाँ का एक परमानेंट फीचर है। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुबह तीनों स्टेक होल्डर्स ने इंस्पेक्शन की, जाके हालात को देखा, वहाँ रेंजर्स मौजूद थे। अगर मौजूद थे तो बाकी 2 ने एतराज क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने ये कहा कि कोई मिस कोऑर्डिनेशन हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि वहां पर एक लोअर रैंक का जो बंदा मौजूद था वो सिर्फ अहकामात को बजा ला रहा था, उससे वो इसी तरीके से करते हैं। तो अब ये जो बातें, और बाद में जब ब्रिगेडियर साहब आए तो सारा मामला रफा दफा हो भी गया। तो मेरा ख्याल है कि जो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी, जो कि हक था हुकूमत का, वो एक्सप्लेनेशन अब आ गई। अब इसके बाद ये चीज़ मेरा यकीन है कि रिटर्न तौर पर भी DG रेंजर से भी आ जाएगी। तो मेरा ख्याल इस बात को तो अभी ख़त्म कर देना। अभी ये जो भाई बात कर रहे थे कि अभी हमें ये देखना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। बहुत अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा इस हुकूमत के हक़ में कि जब से ये नए प्राइम मिनिस्टर आए, हालांकि वही गवर्नमेंट है, वही पार्टी है, लेकिन जस्ट सी व्हाट पर्सनैलिटी मेक अ डिफरेंस कि जब से आए हैं नए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 4-5 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है, चीज़ को नेशनल असेंबली में लेकर गए हैं, एक कौमी बयानिया बना है। ये अलग बात है कि उस कौमी बयानिया को कभी कभी कोई थोड़ा सा तोड़ देता है, लेकिन ओवरऑल एक कौमी बयानिया बना है। ये कितनी अच्छी बात है। इनको आप निकलवा देंगे, कोई मसला नहीं है। आप ये कह रहे हैं सिविल मिलिट्री टेंशन की वजह वो नहीं है, कम से कम शख्सियत नहीं है उनकी। जी, मैं कह रहा हूँ, मैं और बल्कि इससे एक बात और भी साबित होती है कि अगर कोई टेंशन की वजह है और जब एक साइड के अच्छे होने से या टेंशन दूर हो जाती है, तो फिर हमें ये भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए ये टेंशन किस वजह से है, किस साइड की वजह से ये टेंशन है। ये भी आप लोग एनालाइज करें ना। ओके सर, अब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कम टू महदुल्लाह जान साहब की किसकी तरफ से टेंशन ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये टेंशन मौजूद है। इट्स अ गुड साइन अगर जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मुख्तलिफ हल्कों में बड़ी अच्छी नज़र से देखा जा रहा है, मगर उसके बावजूद टेंशन तो फिर भी मौजूद है। ये क्यों है? आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। महदुल्लाह जान साहब, जनरल साहब को भी आपने सुना, यही बात कल DGISPR ने भी की। लेट्स लिसन टू हिम कि रेंजर्स को तहरीरी हुक्मनामे की जरूरत नहीं है। रेंजर्स के 3 विंग्स जो कि तकरीबन 2000 उनकी स्ट्रेंथ बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो आर्टिकल है 147, उनको रिक्विजिशन किया गया। जब एक फोर्स रिक्विजिशन हो जाती है एक इलाके के लिए, तो उसके बाद उनकी लोकल कोऑर्डिनेशन होती है, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, और तीसरा जो है रेंजर्स के जो कमांडर हैं वो शामिल है। अब ये 2014 से ऑपरेट हो रही है और एवरी 3 मंथ इसकी जो रिक्विजिशन है वो फ्रेश होती है। इनकी एक लोकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब आपने राइटिंग में तो रिक्विजिशन कर दी और फोर्स वहां पहुंच गई। बहुत दफा ऐसे होता है, आई कोर्ट के लेट से जी को जुलूस निकलना है तो डिप्टी कमिश्नर जो है पुलिस कमिश्नर को बताती है, कमिश्नर जो है वो रेंजर्स के अफसर को बताते हैं, तो ये आपस की कोऑर्डिनेशन इनकी चलती है और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और ये नहीं होता कि हर जो हुक्म है वो राइटिंग में ही चलता है। आप एक इलाके में हैं, वहाँ सिक्योरिटी की जो भी थ्रेट होती है वो होती है। स्लाइट मिस कोऑर्डिनेशन हो गई या संगीन गलती हो गई, जैसे कि तलाल चौधरी साहब कह रहे थे? मेरे ख्याल में अब ज़्यादा
इंटरेस्टिंग बल्कि ख़तरनाक बात यह हो गई है कि हमारी अस्करी क़यादत आइन और कानून को समझना और उसे इस्तेमाल करना जान गई है। पहले हमें गिला होता था कि वो आइन का पासदारी नहीं करते, आइन को पढ़ते नहीं है, कानून को पढ़ते नहीं है, मगर अब बड़ा अच्छा एक तासुर मिल रहा है कि जितने भी वाक़यात होते हैं उनका एक कानूनी तोजी और कानूनी जवाज़ और तकनीकी एतबार से भी अब उन्हें डिफेंड करना आ गया अपने इकदाम को। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, पहले तो जजेस के या वकला की मदद ली जाती थी बड़े बड़े, लेकिन अब माशाल्लाह से खुद भी जो है लीगल और बड़ा अच्छा जस्टिफाई कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि रेंजर्स को बुलाया नहीं गया इन राइटिंग। जो एसएसपी ने जो लेटर लिखा था वो चीफ कमिश्नर को लिखा था, इनको सिर्फ सीसी किया गया था। ठीक है। और ये सीसी जो है फौज की जो एक कप्तान से लेके ना लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक, ये सीसी का लेटर पता होता है सीसी का क्या मतलब है। सीसी का ये मतलब नहीं है कि अगर ब्रिगेड कमांडर ने कोर कमांडर को कोई लेटर लिखा है तो कंपनी कमांडर को जो सीसी हुआ है कंपनी कमांडर जो है वो हमला कर दे किसी जगह पे, क्योंकि लेटर उसको सीसी हुआ था। तो ये कहना कि मिस कोऑर्डिनेशन है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये कभी भी डायरेक्टली रेंजर्स को कहा नहीं गया था कि आप आ जाए, एक लेटर लिखा गया था। और जहाँ तक लोकल कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है तो उस कोऑर्डिनेशन में मीडियो के होती रहती है। कम से कम इतना तो बता देना चाहिए था ब्रिगेडियर साहब किसको जवाब दे हैं, वो रिपोर्ट किसको कर रहे थे। ये भी तस्लीम नहीं किया गया अभी तक कि ब्रिगेडियर वाज सपोज्ड टू रिपोर्ट टू चीफ कमिश्नर, सिर्फ इतना कहा गया मिस कोऑर्डिनेशन हो गया, माना नहीं गया। अभी भी नहीं कहा जाता कि ब्रिगेडियर वाज आंसरेबल टू द चीफ कमिश्नर। अब जो असल बात वो ये, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। अगर साहब कोर्ट की बात करते हैं, गेट से अंदर में दाखिल हो गया, मेजर साहब आए, उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, आप वापस चले जाएं। अच्छा, किसी ने क्या, पुलिस वाले ने कहा कि जी आधे सहाफ़ी तो अंदर चले गए, उन्होंने कहा जी उन्हें भी निकाल दें। ठीक है। अब इतनी भी क्या मिस कोऑर्डिनेशन, मतलब कितनी बार एहतसाब अदालतों में रिपोर्टिंग हो चुकी है और कितनी बार केसेस टेलीविजन पे एवरीबॉडी नोज कि मीडिया वहाँ मौजूद होता है, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने जो अंदर मौजूद थे उनको भी बाहर निकाल दिया। और जब चीफ कमिश्नर खुद ऑफिशियली कह रहा है कि मुझे डिफाई किया गया, और हमारे मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर मीडिया के सामने आके कह रहा है कि उनको डिफाई किया गया, तो अगर आप समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ भी होते तो फिर उनको जाने नहीं, वो तो एक मिसाल देने वाली बात है ना। आर्मी चीफ जो है वो कौन सा प्रेसिडेंट हाउस में कार्ड दिखा के तारक साहब को निकालने के लिए आ गए थे, जनरल मुशर्रफ जब एंटर हुए थे प्रेसिडेंट हाउस में। ये सब मिसालें, अच्छी मिसालें, अच्छी मिसाल जिसका उन्होंने कहा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी मिसालें होना इस तरह चाहिए, मगर ये बेसिक फैक्ट्स को आप झुटला नहीं सकते। और बेसिक फैक्ट्स इंक्वायरी से आएंगे। DGSPR की वजाहत मेरे ख्याल में काफी नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो इंक्वायरी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आप इंक्वायरी का जवाब देके आप खुद डिफाई कर रहे हैं हुकूमत को और वजारत दाखिला को एक बार फिर डिफाई किया गया। वहाँ पे रुल रहा था, उससे पहले भी नहीं होता, और इन कैमरा ट्रायल अगर ये है तो उसे डिक्लेयर किया जाए। अजमल वजीर साहब, क्योंकि you're a politician, you're the only politician है, यहाँ पे ये मामला जो था कि अंदरूने खाना बातचीत से खत्म नहीं हो सकता था। हमने मीडिया पे देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर आके कह रहे हैं मैं रिजाइन कर दूंगा, स्टेट विद इन स्टेट है, फिर DGSPR आके बात करें। ये कोई बैकडोर बातचीत आपस में नहीं हो सकती थी एक ही मुल्क के दायरे। फरिया, पहली बात तो ये है कि हमें देखना ये होगा कि इस मुल्क को चलाने के लिए अभी जनरल साहब बता रहे थे कि जी अब्बासी साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और उससे पहले जो नवाज शरीफ थे वो इस बात पे बड़ा हैरान हो गया हूँ कि क्या बात हुई। नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं, उसके लिए अब्बासी साहब उसके साथ साथ उसके सलूट लगाकर बैठे होते हैं, वो तो उसके लगाए हुए हैं, जो वो उसको कहेंगे वो वही कर रहे हैं और वही करेंगे। अच्छा, फिर एक ये बात है कि इतनी, देखे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा, तो फिर गैरत करके रिज़ाइन दे दे। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर वाकई आपको इतनी लगी है वो मरीम नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया। मैं बताऊं ना, फिर रिजाइन दे दो। ये ड्रामेबाजियां जो ये हुकूमत नून वाले कर रहे हैं ना जी, ये बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि ये ड्रामेबाजियां करते हैं। अगर वाकई आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आपके साथ इस तरह हुआ है और आप समझते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके पास ये इख्तियार है, तो आप रिजाइन दे दें। और आपने 8 बजे का कहा था और फिर मैं किसी प्रोग्राम में कह रहा था जी मैं कल तक दे दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये तलाल चौधरी का भी अभी आपने सुना है। बात यह है कि आप इस्लामाबाद में, आप भी लोग भी रात को घूमते हैं, हम भी घरों को जाते हैं। ये जो रेंजर्स घूम रही होती है, कई दफा मुझे खड़ा किया रेंजर्स ने, मुझसे पूछा जी ये वो फलाना, मुझे मैं बताता हूं भाई
जो बात यह है कि आर्टिकल 147 के तहत यहाँ पे रेंजर्स हैं और वो यहाँ पे घूम रहे हैं, वो यहाँ पे लोगों को रोकते भी हैं, जो भी मसला होता है इस्लामाबाद में मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूं वो कर रहे हैं। उस वक्त नहीं, यहाँ जब नवाज शरीफ की बात आ जाए और अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई वाकया हो जाता तो फिर हाँ, ये जो साफियों के साथ हुआ, ने ठीक किया, मैं अपने हिसाब से ये कहता हूं, ये जो साफियों के साथ हुआ है ये एक अलग मसला है। ये जो नून लीग इसको जो रंग देना चाहती है, साफियों को और अपने आप को मिक्स करने की कोशिश कर रही है, ये एक गलत बयानिया पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कल जो ये DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसने जो इस चीज की वजाहत की है, मेरे ख्याल में काफी वजाहत उसने कर दी है। अगर CCB SSP को की, जो SP है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, अगर उसको की गया तो वो कहते हैं, आपने भी सुना है, वो कहते हैं कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई है। तो जो वहां पे जो SSP है वो भी तो इस इस्लामाबाद का इंचार्ज ही है सिक्योरिटी के हवाले से उसके, और फिर वो कहते हैं कि जी सुबह सवेरे दौरा भी किया गया, तो फिर इसमें कौन सी मोहब्बत। अच्छा, अब अगर फिर वज़ारत दाखिला DGISPR का मौक़िफ़ ये कि वज़ीर दाखिला को रोकने पे तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुने, देखिए बात यह है कि वज़ीर दाखिला साहब को अगर फिर भी इतना ये बात नागवारा गुजरी है तो उसने ये कहा था कि इस्तीफा मैं दूंगा, अभी तक उसका इस्तीफा आना चाहिए था। ये मैं समझ रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो ओवरऑल फरिया जो एक मसला इस वक्त बना हुआ है ना जी, कि जी हम ये इस हुकूमत के हवाले से, अभी जैसे तोहीद साहब ने फरमाया कि अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात पाकिस्तान की तारीख और अफगानिस्तान के तारीख के लोवेस्ट लेवल पे चले गए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लेकिन फिर भी अगर आर्मी चीफ वहां पे गया और उसके साथ DGISI गया और वहां पे इवन यहां तक हो गया कि अशरफ गनी ने दावत कबूल कर ली। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के इस वक्त हालात हमारे बहुत ही अगेंस्ट, वहां पे आपने BBC पे देखा होगा, वो थोड़ा सा बैक ट्रैक हुए अपने स्टैंड्स के ऊपर, बहुत सारी बातों के ऊपर। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उसके मिलिट्री एक्शन, मेरी बात सुने, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये काम किसका था? ये काम आपके वजीर खारजा का था, ये आपके सिविल हुकूमत का क्यों नहीं कर रही है? जब आप खुद कर रहे हैं, जो वजीर खारजा का काम है वो भी आर्मी चीफ करे, पहले भी हमने ये देखा सारे, और फिर जब मसला हो गया फिर कहते जी मैं इस्तीफा देता हूं, फिर इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा ही देते जब अपना काम नहीं कर रहे। जनरल साहब, एक और मामला हुआ कोर कमांडर्स की मीटिंग, इस पर कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, फिर एक बड़ा मानेखेज स्टेटमेंट है DGISPR का। उन्होंने कहा कि खामोशी की अपनी जबान होती है। अब क्योंकि आपका ताल्लुक है आर्मी से, तो हमें बता दें ये क्या जबान होगी, क्या कहा है इस जबान ने, खामोशी की जबान ने? जी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि सावधान है। पहली बात तो ये कि बहुत कम लोगों को आइडिया होगा कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें कितनी कैंडिड डिस्कशन होती है और बाद वक्त कितनी हॉट हो जाती है वो, क्योंकि वहाँ पर सब लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन आखिर में जब आर्मी चीफ एक डिसीजन दे देते हैं उसके बाद फिर सब खामोश हो जाते हैं। हुआ ये होगा, ये मेरा अंदाजा है कि कुछ कोर कमांडर्स का ये ख्याल होगा कि ये जिस तरीके से हमें ये मलाइन किया जा रहा है इनडायरेक्टली और मुलव्वस किया जा रहा है, और जिसके तरीके से बातचीत की जाती है, इसका हमें ज़रा अच्छा जवाब देना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि नहीं जी ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालात मुल्क ऐसे हैं कि हम मजीद स्टैंड कर रहे हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन है जनरल साहब, ये क्लियर कर दें, क्योंकि आवाम में बड़ा गलत तासुर पाया जाता है इस तरह की बातों का कि फौज के अंदर ये है, फौज के अंदर वो है। तो जरा वजाहत कर दें कि आप क्या सराई कर रहे हैं, क्या सराई और क्या सराई में बड़ी खतरनाक कर रहे हैं आप ये। जी, मैं कोई खतरनाक बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अंदर क्या कुछ हो सकता है, और मैं अपने किसी तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ, मालूमात मुझे कोई नहीं है। अच्छा। तो उस वक्त ये फैसला किया होगा कि अगर हम कोई बयानियाँ देते हैं तो शायद वो ठीक ना हो और शायद सारे उसमें लोग सेटिस्फाई ना हो, तो बेहतर है कि खामोश हो जाएं। दिस इज अ डिसीजन, दिस इज आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द डिसीजन। आई थिंक अंदर सियासी मामलात पे डिस्कशन होती है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, सियासत पे डिस्कशन होती है। आप जो लॉ एंड ऑर्डर के जो होल्ड ऑन मतीउल्लाह जान प्लीज़, जो भी चीज़ नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ हो, अगर उसके ताने बाने की सियासत से भी मिल जाए तो डिस्कस होते हैं, इसमें कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं डिस्कस करते? देखे ना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किस लिए बनी है जहां पे आपके पसंदीदा वज़ीर आज़म 3 इजलास कर चुके हैं। पहले शर्माते हुए आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ही नहीं बुलाते थे, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप बुलाने लगे हैं, बड़ी मेहरबानी है। फिर भी देखिए, जब हम कहते हैं कि अदारों का अलग
यार ये फरिया बताइए, ये मेरा और उनका डायलॉग है, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बात करने दीजिए ना, मुझे बात करने दीजिए बात को। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये बात होती है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि कोई तनाव है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी को। ठीक है, तो क्यों नहीं वहां पर डिस्कस होगा? जरूर होगा। उसको वो खत्म करने के लिए फिर वो अपने तरीके बयान करते हैं, तो मेरा ख्याल हुआ होगा। लेकिन एक दो चीजें देखें, जरा थोड़ा गौर करने की जरूरत है। एक तो सबसे कलीदी इवेंट जो है जिसपे इंक्वायरी होनी चाहिए वो ये है कि जो DGISPR ने कहा है कि सुबह के वक्त तीनों स्टेक होल्डर 7 बजे गए थे, इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए वो गए थे या नहीं गए थे, कौन गलत बयानी से काम ले रहा है, क्या DGISPR गलत कह रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कमिश्नर, ये DC मैं इनकी इज्जत करता हूँ, ये जो SSP है, SP, ये बेचारे कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने इंक्वायरी इनसे पूछकर की है, वो भाई वो एकदम डर गए होंगे कि पता नहीं हमसे क्या। अगर आपने इंक्वायरी करनी है, जॉइंट इंक्वायरी करें, बुलाएं उस ब्रिगेडियर साहब को भी, बुलाएं उस मेजर साहब को भी, और बुलाएं आप DG रेंजर्स को, फिर इंक्वायरी करें कि असल बात हुई क्या है। आपने अपने SSP से पूछ के, अपने DCO से पूछ के कह दीजिए हमारी ये इंक्वायरी है। इज दिस द वे टू कैरी आउट इंक्वायरी? और दूसरी बात ये है, आप इससे पहले कि वक्फे पे जाएं, मैं जनरल साहब की बात के आगे जी जनरल साहब एक अगर जी मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, चाहे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेट डिस्कशन होती है, ये हम सबको पता है। फिर बात ये होती है कि GHQ या पिंडी और इस्लामाबाद PM हाउस के दरमियान एक कम्युनिकेशन का एक राब्ता रहा, उसके अंदर ब्रिज का किरदार अदा किया चौधरी निसार साहब ने माजी के अंदर और शहबाज शरीफ साहब ने। जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं या हमारी एक तरह से जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि डॉन लीग्स के मसले के दौरान वो ब्रिज जो है वो टूट गया। ठीक। और नई अस्करी क़यादत जो है उसका एक मौक़िफ़ सामने आया कि हमें ये मैसेंजर्स नहीं चाहिए, हमसे आप डायरेक्ट बात करें। इसी वजह से आपने देखा कि PM हाउस के की कई विजिट्स की कमर जावेद बाजवा साहब ने। ठीक। अब बात यह है कि इस तरह रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हो, तजबीह इस्तारात में गुफ्तगू हो, या कोर कमांडर्स के अंदर ये क्या साराई हो रही हो, या कोई भी बात हो रही हो, इसका मतलब ये अक्कासी ये करती है कि इसका मतलब है कम्युनिकेशंस के जो चैनल्स हैं वो नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाहिए ये कि आने वाले दिनों के अंदर इसकी जो इबाम है ये खत्म होना चाहिए। और ये 7 घंटे कोर कमांडर की जो है कॉन्फ्रेंस हो, DGSPR के खामोशी भी एक राय है। मतलब आपके ना तो वजीर आजम को पता है क्या हुआ, ना वजीर दफा को पता है, फिर आप DGSPR का कॉन्फ्रेंस में ये कहें, इसको हम कंपेयर करें GT रोड के बयानिए से, जो मुस्तकिल अटैक हम कर रहे हैं आर्मी के ऊपर भी, मुस्तकिल बात करें, उसका वो रेलेवेंट नहीं है। बात कर रहे हैं, फौज के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। ये मत कहना कि सिविलियन सुप्रीमेसी है, ये मत दावे करें, ये गलत है, झूठ है। जनरल साहब से ये मत कहें कि जनरल साहब से ये पूछना है कि कम्युनिकेशंस के जो चैनल्स हैं उसमें क्या कमी है? क्या वज़ीर दफा को पता है कि 7 घंटे की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? क्या वज़ीर आज़म को पता है? नहीं पता। आई वाज हाईली डाउट उनको पता है, बट यस जनरल साहब, ये कम्युनिकेशन के जो चैनल्स बंद हैं इनको खोलेंगे कैसे? जी ये मेरा ख्याल है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये काम कर सकते हैं। दूसरा मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका ये काम होता है कि इस किस्म के जो है ना आपस में ब्रिज का काम करते रहें और करते रहते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, इनका ये काम होता है। और अगर खुद अगर लेटर से वज़ीर आज़म अगर टेलीफोन करके पूछ लें तो मेरा ख्याल आगे से बताए। मैं सिविल सुप्रीमेसी के बारे में 1-2 मिनट एक बात करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। सिविल सुप्रीमेसी देखिए, सिविल सुप्रीमेसी आप ये देखिए कि जब ये अदालतें बनी है, फौजी अदालतें, तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है तब बनी है। उसमें जब वो एक्सपायर होगी वो कानून, तो आपको पता है उन्होंने अदालतों ने काम बंद कर दिया। जब दोबारा हुआ फिर उन्होंने शुरू किया। कराची में जब ये गए हैं रेंजर्स, तो आपको पता है सारी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई तब गए हैं। जब वो एक्सपायर हो जाती थी रेंजर अलग बैठ जाते थे। रेंजर्स ने कहा जी हम रूरल एरिया में जाना चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। 4 साल तक आर्मी और रेंजर्स कहते रहे जी पंजाब में ऑपरेशन की जरूरत है, हुकूमत ने कहा हम नहीं इजाजत देंगे, नहीं आए। जब इजाजत दी तो तब आए। जनरल साहब पूरी दुनिया के अंदर इख्तिलाफ राय होना जस्टिफाइड है। यूके के अंदर भी सिविल मिलिट्री लीडरशिप के अंदर इख्तिलाफ राय है। अमेरिका के अंदर भी आप देख लीजिए ट्रंप और क्या क्या FBI और CIA के दरमियान क्या क्या अभी हुआ है।
ये तो जायज़ बात है, लेकिन बात जो हो रही है हमारे मुल्क के अंदर कि सिविल मिलिट्री जो एक इम्बैलेंस या उसकी जो तशरीह होती है उसके अंदर क्या मसाइल हायल हैं कि ये देखें ना, अब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है फरिया, तो उसके अंदर ये डिसाइड होना चाहिए अब कि भाई खारजा पॉलिसी जो है, जो हमें पता है कि अफगानिस्तान, चाइना, अमरीका और इंडिया के गिर्द घूमती है मेनली, तो उसके अंदर क्या उसके कंट्रोल होने चाहिए? सरताज अजीज साहब वजीर खारजा, नहीं जनरल साहब हमारे वजीर दिफा कौन है बता दें प्लीज। है कमाल है। अब वो है अपने इंजीनियर दस्तगीर जी, दस्तगीर साहब, क्या उनको ये मालूम है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? क्या उनको बताया गया? मतलब ये एक तो मैं यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं, मैं शो में आया हूँ। चलें ठीक है, अलग से बात आप ही कॉल कर लें, देखना चाहिए ठीक है जिस चीज को हाँ जी चले। जनरल साहब एक वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं कि कीप वॉचिंग ट्रेंड्स एरिया। वेलकम बैक। खामोशी की ज़बान के हवाले से इशारे किनायत देनी चाहिए या नहीं, मगर क्या एक मुसलसल ऐसा बयानिया देना जिसमें आप इदारों को टारगेट करें वो जायज़ है? कल फिर क्लैरिफिकेशन दी DGISP ने, लेट्स वॉच दैट। आर्मी को आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो हुक्म मिलता है वो हम पाबंद हैं उसका करने के। GIT का जो ऑर्डर था उसमें जो ISI और MI के रैप थे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था और वो आर्मी ने ओबे किया। उस प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो आर्मी ने प्रोड्यूस की हो या दी हो, उसमें वी वर नॉट पार्टी। हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया वो कर दिया। उसके बाद एक प्रोसेस चल रहा है, यस वी अंडरस्टैंड, लेकिन हमारा ये स्टैंस है कि ये जो प्रोसेस है ये जिसकी डोमेन में है उन्होंने हल करना है। अदलिया की डोमेन में है तो अदलिया हल करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए फौज का जो काम है वो करेगी, लेकिन इसमें किसी किस्म की ये परसेप्शन देना कि फौज इसके पीछे है या कोई मार्शल लगना चाहता है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट इवन टू बी टॉक्ड। सो अजमल साहब, अगर मुसलसल ये बात की जाएगी, बार बार ये इशारे दिए जाएंगे, तो फिर कौन जवाब देगा उसका? देखिए फरिया, पहले तो ये देखना हमें होगा कि जब ये बात हम कर रहे हैं कि ये किसने शुरू किया, स्टार्ट किसने लिया। चले हो गई स्टार्ट, ये फिर बहस पे फिर लड़ाई हो जाएगी। मैं इसकी वक्त अभी जिस वक्त तो हो रही है, अभी मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के पनामा के केस के बाद जो उनका लैंग्वेज है, जो उनके मिनिस्टर्स के जो क्लिप ज़रा उठाकर आप चलाएं ना, कि इन्हीं ही वफाकी वज़रा ने क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया। और अभी आखिर में ये जो अभी यहाँ पे जो जब प्रेसिडेंट वो बन रहे थे पार्टी के, वहाँ पे जो उन्होंने एक शेर पढ़ा और उससे पहले और उसके दरमियान में जो कहा और फिर उस शेर में जो शेर पढ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, वो शेर इस किस्म का था कि उसमें जो दो अल्फाज उस शेर के थे, नाअहल और कमीने, ये नवाज शरीफ साहब के मुंह से मैंने सुना। और उससे पहले वो क्या कह रहे थे, अगर वो तकरीर आपने नहीं सुनी तो एक दफ़ा सुन ले, और नाअहल और कमीने का लफ्ज़ अगर उसकी वजह से मुझे जन्नत भी मिले तो मैं उस जन्नत में भी न जाऊँ, ये नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर का वो शेरत। अब ये मुझे पता नहीं है, ये आपको पता है कि वो किसको कह रहे। एक दूसरी बात ये नवाज शरीफ का लैंग्वेज है। इनके वज़रा का, जिस वज़ीर ख़ारजा के हवाले से हम कह रहे हैं कि जी अमेरिका गया हुआ है, बड़ा तीर मारेगा, वो वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे बैठ कर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वो जो तकरीरें करता है, वो जो बातें करता है, इसी अपनी फौज के खिलाफ जो बातें, रियलिस्टिक बात हमें करना चाहिए। फरिया मेरी बात सुने, हमें रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। अब उसके ऊपर आप लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, वो DGISPR ने उन्हें कौन सी ऐसी बात की है जो गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो। उन्होंने कहा पनामा में हमें ये जो अभी आपने सुना है, वो उसने बात कौन सी गलती की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो ये जो कहते हैं जी मार्शल लॉ लग रहा है, फलाना हो रहा है और उसके पीछे फौज है और उसके पीछे ये, उन्होंने उसको कहा कि जी हमारा किसी मसले में कोई वो नहीं है। एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की थी, उसको हमने ओबे किया। सीनियर पार्लियामेंट्रियन ने हमें बताया कि जब जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी पार्लियामेंटेरियन से, तो आर्मी चीफ ने ये कहा कि कितने MNAs मुझे PMLN के
कांटेक्ट कर चुके हैं और ये बात करते हैं मार्शल लॉ लगाने की, हम इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, उसमें एक चीज आपको मैं वजाहत कर लूं, एक बात की। आप तो ये बात कर रहे हैं 70 के करीब इनके एमएनए हमारे साथ कांटेक्ट में, हमारी जुमात के साथ। या बड़ी अहम बात करें क्योंकि आर्मी चीफ से कम ने कांटेक्ट किया है। मैं आपको कह रहा हूँ 70 से कम का नंबर आपको 70 नहीं करना। 70 एमएनए, ये पहले 24 फिर 25 फिर ये सारे मिलाकर 70 महीने तो हमारे साथ कांटेक्ट में हमारे साथ रास्ते में। तो बात ये है कि ये आप मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन। अगर कोई एमएनए जो कि पहले भी हमारे साथ रहे, ये तो रेंट पे गए हुए थे ना जी, रेंट वाले वापस दोबारा अपनी दफा पे आना चाहते हैं, तो आपको क्या रेंट पे तो पीएमएल क्यों ने लिए थे मुशर्रफ साहब के दौर में? नहीं, उससे पहले सर किसने नहीं, नवाज शरीफ ने किससे रेंट पे लिए थे? यहाँ पे तो रेंट चलता रहता है, रेंट पे है। नवाज देखिए नवाज